डियर स्टूडेंट्स, इतिहास के इस क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि विदित है कि हम लोग पहले क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ रहे थे, इसमें 3 क्लास हो चुका था और ये चौथा और अंतिम क्लास है। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि जैसा कि आपने देखा पूर्व के क्लास में, सबसे पहले हमने आपको बताया कि क्रांतिकारी आंदोलन का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या महत्व है और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी आंदोलन क्यों चालू हुआ, क्यों शुरू हुआ। दूसरे भाग में हमने बताया आपको कि ये जो आंदोलन था एक्चुअली में 3 चरणों में चला था। तो दूसरे खंड में हम लोग प्रथम चरण का अध्ययन किया और तीसरे खंड में हम लोगों ने विदेशों में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी उसका अध्ययन किया था। और अब आज के और अंतिम दौर में जो द्वितीय चरण इस आंदोलन का है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसा कि पता है आपको कि प्रथम चरण 1904 ईस्वी से शुरू हुआ था, लगभग 1915-16 ईस्वी तक चला था। और द्वितीय चरण जो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं वो 1924 ईस्वी से शुरू हुआ था और सूर्यसेन के फांसी के बाद 1934 ईस्वी में ये समाप्त हुआ। तो आज का जो क्रांतिकारी आंदोलन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो समय के तहत जो सीमित है वो 1924 से लेकर के 1934 तक, यानी 11 वर्षों का ये पीरियड है। इसमें भी क्षेत्रवार हम लोग पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले पंजाब के बारे में देखेंगे, पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन कैसे हुआ। पंजाब के बाद जो है उसके बाद दूसरा जो क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश में इस द्वितीय चरण में क्रांतिकारी आंदोलन होता है और बहुत बड़ी घटना घटती का पूरी इसी में घटता है। और तीसरा जो क्षेत्र होगा इस चरण में वो बंगाल होगा। बंगाल में भी बृहद पैमाने पर क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हुआ और इसमें एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात ये हुई कि बंगाल में जो द्वितीय चरण का क्रांतिकारी आंदोलन हुआ उसमें बहुत सारी महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट किया। यानी महिला क्रांतिकारी का नाम हम लोगों को इसी द्वितीय चरण में बंगाल में दिखाई पड़ता है। बाकी भारत के किसी भी क्रांतिकारी आंदोलन में महिलाओं की भूमिका हमें दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन द्वितीय चरण के इस बंगाल के क्षेत्र में महिलाओं की व्यापक भूमिका, माने बजाते तौर पे एक्टिव रोल किया, हमले किए, मारी गई या उनको फांसी लगा, इस तरह का भी घटना देखने को मिलता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे इस द्वितीय चरण में घटनाएं मोटी हुई। तो सबसे पहले पंजाब को लेते हैं। पहला जो क्षेत्र है जिसका अध्ययन हम लोग करने जा रहे हैं वो कौन है? पंजाब। पंजाब में जो क्रांतिकारी आंदोलन का आरंभ था वो एक संगठन के द्वारा शुरू हुआ और वो संगठन था नौजवान सभा। नौजवान सभा, और इसकी स्थापना 1924 में की गई थी। और जिन लोगों ने स्थापित किया था उनमें 3 का नाम आता है: छबील दास, यशपाल और भगत सिंह। ठीक है, ये 3 लोग जो थे वो इस संगठन के संस्थापक थे। इसके एक संस्थापक नहीं थे बल्कि 3 संस्थापक थे। ठीक है, छबील दास, यशपाल और भगत सिंह। इसके अलावा इन संस्थापकों के सहयोगी भी थे। सहयोगी में कुल 4 नाम आता है। नाम बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए नाम पर हम खास तौर से ध्यान दिलवा रहे हैं आपको। और इसमें जो नाम आता है उसमें है केदारनाथ सहगल,
केदारनाथ सहगल। उसके बाद दूसरा नाम जो आता है उसमें शार्दुल सिंह कविश्वर, शार्दुल सिंह, सब नाम याद करते हुए चलिए, ठीक है? यस सर। या भाषण नहीं सुन रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं। कविश्वर। और तीसरा जो नाम मिलता है मेहता आनंद किशोर, मेहता आनंद किशोर। और चौथा सहयोगी के रूप में मिलते हैं जिनका नाम है सोढ़ी पिंडी दास, सोढ़ी पिंडी दास। ये चार जो है वो ये सहयोगी, सोढ़ी पिंडी दास, ठीक है? अब देखिए कि इस नौजवान सभा ने जो 1924 में इस्टेब्लिश हुआ था, इसमें एक परिवर्तन हुआ 1928 में। और वो परिवर्तन क्या हुआ कि इन लोगों ने कीर्ति किसान पार्टी, एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था कीर्ति किसान पार्टी, और इस पार्टी से के साथ नौजवान सभा ने समन्वय किया 1928 में। हाँ, नौजवान सभा ने कीर्ति किसान पार्टी से गठबंधन किया। और गठबंधन क्यों किया? तो इसका उद्देश्य था कि इस गठबंधन के पश्चात इसकी शाखाएं संपूर्ण पंजाब में फैल गई, संपूर्ण पंजाब में फैल गई। अब देखिए कि इसका अगर उद्देश्य हम लोग देखते हैं कि नौजवान सभा का जो उद्देश्य था वो क्या था, तो ये बहुत चौंकाने वाला तथ्य मिलेगा आपको कि नौजवान सभा का जो उद्देश्य था वो राष्ट्रीय कांग्रेस से हट करके था। उसमें सबसे पहला उद्देश्य था कि मजदूर किसान को संगठित करना, मजदूर किसान को संगठित करना। और दूसरा उद्देश्य था युवकों में देशभक्ति की भावना जगाना। युवकों में देशभक्ति का भावना जगाना। और तीसरा था सांप्रदायिकता की समाप्ति करना। सांप्रदायिकता की समाप्ति। अब ये दो खंड, एक तीसरा खंड इसका हम बताने जा रहे हैं कि नौजवान सभा का क्रियात्मक पक्ष, कि आखिर इसने किया क्या। नौजवान सभा का क्रियात्मक पक्ष। तो उसमें सबसे पहली बात थी कि मित्रता सप्ताह और काकोरी दिवस मनाया। मित्रता सप्ताह प्लस
काकोरी दिवस मनाया। दूसरा, साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। ट्रेड डिस्प्यूट बिल, का विरोध किया। यह साइमन कमीशन का जो बहाल किया था 30 अक्टूबर 1928 को। और जो ट्रेड डिस्प्यूट बिल का ये किया था वो 8 अप्रैल 1929 को। और ये सभी के परिणाम क्या निकले? तो परिणाम निकला, भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह सुखदेव और बटुकेश्वर दत्त को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी। 23 मार्च 1931 को क्या दिया गया? फांसी दिया सजा। तो छात्रों, पंजाब में जो द्वितीय चरण में क्रांतिकारी आंदोलन चलता है उसमें इतने सारे तथ्य आपको अपने पास याद रखने हैं और इन्हीं तथ्यों की व्याख्या करनी। देखिए, प्रश्न ये उठता है सबसे पहले कि आखिर पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत ही क्यों हुई? तो आपने देखा होगा कि जो क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण था तो उस प्रथम चरण में भी क्रांतिकारी घटनाओं को घटित करने के प्रयास किए गए थे। किनके द्वारा? तो लाला लाजपत राय के द्वारा, सूफी अंबा प्रसाद के द्वारा और अजीत सिंह के द्वारा। लेकिन इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसलिए प्रथम चरण में पंजाब में कोई क्रांतिकारी घटना नहीं घटी। पुनः 1914 ईस्वी में पंजाब में कोशिश किया गया था कि हम क्रांतिकारी घटना को अंजाम दें, और सिर्फ पंजाब में नहीं बल्कि 18 फरवरी 1915 ईस्वी को संपूर्ण उत्तर भारत में एक साथ आंदोलन करें अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये 18 फरवरी की तिथि पहले ही पता चल गई और परिणाम क्या हुआ कि जितने उससे संबंधित लोग थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और 18 फरवरी 1915 को जो घोषित उद्देश्य था कि संपूर्ण उत्तरी भारत में विद्रोह करना, किसके खिलाफ? तो अंग्रेजों के खिलाफ, वो सफल नहीं हुआ। तो कहने का अर्थ यह है कि प्रथम चरण में पंजाब क्रांतिकारी घटना को करने का प्रयास किया लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। इसलिए जब द्वितीय दौर आया इसका क्रांतिकारी आंदोलन का, तो देखिए यहां पर भी एक समझने वाली बात है कि 1915-16 तक लास्ट हो गया था, या 17 तक बहुत कह लीजिए, क्रांतिकारी मूवमेंट का भारत में। उसके बाद भारत में क्रांतिकारी आंदोलन समाप्त क्यों हुआ और फिर कोई शुरू हुआ? ये भी एक प्रश्न है आपके समक्ष। तो समाप्त इसलिए हुआ कि पुलिस की कार्रवाई बहुत ज़्यादा तीव्र हो चुकी थी। जो भी क्रांतिकारी थे वह या तो उनका समूल नाश कर दिया गया था या फिर उनको अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सेलुलर जेल में डाल दिया गया था और कड़ी से कड़ी सजाएं दी गई थी।
नतीजा के तौर पर क्रांतिकारिता का जो एक दौर था वो खत्म हुआ। दूसरा कारण ये था कि इसी समय आप देखिएगा, आगे चल करके पढ़ाएंगे हम आपको, कि बाल गंगाधर तिलक जो खुद गर्म दल के नेता थे और एनी बेसेंट, इन लोगों ने होम रूल लीग आंदोलन चलाया भारत में और स्वशासन की मांग रखी इन लोगों ने। तो उससे युवाओं को ये लोगों ने संगठित कर लिया, माने अपने पक्ष में। तो युवाओं की जो एनर्जी थी उस एनर्जी का इस्तेमाल होने लगा। तो इसलिए युवा क्रांतिकारी आंदोलन की तरफ नहीं गए। फिर गांधी का अभ्युदय हो जाता है 1920 ईस्वी में भारतीय राजनीति में। तो गांधी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया, तो आपको याद होगा कि गांधी जी ने ये घोषणा की थी कि हम 1 वर्ष के अंदर आपको स्वराज दिलवा देंगे। लेकिन असहयोग आंदोलन के कारण 1 वर्ष के अंदर स्वराज तो मिला नहीं, उल्टा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को 5 फरवरी 1922 ईस्वी के चौरा चौरी कांड के बाद जो है 11 फरवरी को वापस लेने की घोषणा कर दी। तो इससे युवाओं में तीव्र प्रतिक्रिया हो। तो ये वो परिवेश था जिस परिवेश में 1915-16 के बाद क्रांतिकारी आंदोलन नहीं हो पाया भारत में, और फिर पुनः 22 के बाद क्रांतिकारी आंदोलन होने लगा। बात समझ में आई? ये पूरा एक सिनेरियो समझ में आ गया। अब देखिए कि पंजाब में ये उर्वर भूमि थी क्रांतिकारिता के लिए। तो जो खींच प्रथम चरण में इन लोग के दिलों में था, वो खींच इन लोगों ने द्वितीय चरण में शुरुआती दौर में ही निकाला। और क्या? तो नौजवान सभा की स्थापना की गई। ये प्रथम ऑर्गेनाइजेशन पंजाब में था जो क्रांतिकारी घटनाओं से संबंधित था। और इसकी स्थापना नौजवान सभा की कब की गई? तो 1924 में, 1924 में। और इसके संस्थापक में 3 नाम हैं। एक छबील दास, दूसरा यशपाल और तीसरा भगत सिंह। तो ये 3 डेटा आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर क्लास में समझते हुए चल रहे हैं, बहुत टेंटेटिव है समझने में, तो फिर आपके लिए एक सुअवसर होगा इस बात का कि चीज़ों को किताब में पढ़ने में बहुत कम समय आपको लगेगा। ये चीज़ें क्लास में ही आपको याद हो जाएंगी। तो नौजवान सभा से संबंधित जो बातें हैं कि ये पंजाब से संबंधित एक क्रांतिकारी संगठन था। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। और इसकी संस्थापक कौन थे? तो 3 लोगों के नाम आते हैं, छबील दास, यशपाल और भगत सिंह। लेकिन इन संस्थापकों के सहयोगी भी थे। सहयोगियों में 4 नाम आता है। उसमें पहला केदारनाथ सहगल, दूसरा शार्दुल सिंह कविश्वर, तीसरा मेहता आनंद किशोर और चौथा सोठी पिंडी दास। कौन कौन? पहला केदारनाथ सहगल, दूसरा शार्दुल सिंह कविश्वर, तीसरा मेहता सिंह किशोर और चौथा सोठी पिंडी दास। फिर से दोहराइए, पहला केदारनाथ सहगल, दूसरा शार्दुल सिंह कविश्वर, तीसरा मेहता आनंद किशोर और चौथा सोठी पिंडी दास। वेरी गुड। जैसा कि आपकी परिपाटी है कि घर में जाकर के ये सब नेम को 10-10 बार कॉपी पे या रफ पेज पे लिख लीजिए, हमेशा के लिए आपका अपना हो जाएगा। अब देखिए कि ये नौजवान थे, किसी का उम्र 20 साल, किसी का 18 साल, यही लोग का, किसी का 22 साल। तो नौजवानों को समाज में वो मान्यता नहीं मिल पाती है जिसके आधार पर वो बड़े कार्यों को संपन्न करें। समाज में विश्वास नहीं जम पाता है। बात समझ में आ रही है? आप भी कोई चीज़ लेके चलिए, तो अगर आपका 18 साल 16 साल का उम्र है और कि हम फलाना काम करने जा रही है, तो समाज को आप पर विश्वास नहीं होगा। हाँ, आपके आगे कोई अगर बूढ़ा बुजुर्ग खड़ा हो तो फिर समाज का पूर्ण विकास हो जाएगा कि ये इसको नियंत्रित करेगा और ये अपनी ऊर्जा से इस काम को करेगा। तो शायद व्यवहारवाद का यही पक्ष नौजवान सभा पर भी लागू होता है। तो उसको नौजवान सभा के लोगों ने महसूस किया कि जब तक वयोवृद्ध लोग हमारे साथ नहीं होंगे तब तक हमारा विश्वास समाज पे नहीं बन पाएगा। इसलिए 1928 ईस्वी में पंजाब की एक पार्टी किसानों की थी, कीर्ति किसान पार्टी, उसके साथ नौजवान सभा ने गठबंधन कर लिया और तब इसकी शाखाएं संपूर्ण पंजाब में जो है वो
फैल गए। अब देखिए यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस क्रांतिकारी संगठन ये नौजवान सभा का एम्स देखना है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, क्या उद्देश्य था, क्यों वो संगठित हुआ था। उसमें देखिए 3 हमने आपको दिया है। पहला पर आते हैं कि उसने मजदूर किसानों को संगठित करना अपना उद्देश्य घोषित किया। किसको? मजदूर और किसान को। देखिए क्यों? आखिर नौजवान सभा अंग्रेजों से लड़ने के उद्देश्य से बनी थी, उनको मारने के उद्देश्य से बनी थी, बम विस्फोट और गोली चलाने के उद्देश्य से बनी थी, तो यह सब उद्देश्य रखना चाहिए था। आमतौर पे ब्रिटिश इतिहास लेखकों के द्वारा इन नौजवानों को आतंकवादी कहा गया, टेररिस्ट। लेकिन जब इनके द्वारा स्थापित ऑर्गेनाइजेशन संगठन के उद्देश्यों पर ध्यान देते हैं तो पता ये चलता है कि इनका एक राष्ट्रवादी उद्देश्य था, एक नेशनलिस्ट अप्रोच था। और नेशनलिस्ट अप्रोच क्या था पहले वो हम लोग जान ले, तब इनका गांधी से तुलना करेंगे, तब समझ में बात आएगी। अब देखिए अभी तक जिस समय 28 से मान लीजिए, तो इस समय तक कांग्रेस परिपक्व हो चुकी थी। 28 तक आते आते कांग्रेस के लक्ष्य स्पष्ट हो चुके थे, और वो लक्ष्य क्या था कि स्वतंत्रता की प्राप्ति, यानी पूर्ण स्वराज्य। इस समय कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित कर दिया, अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से 1929 में घोषित किया, लेकिन 27 से तो मद्रास अधिवेशन से मामला चल रहा था। कांग्रेस के अंदर ही विवाद थे, इस विवाद के कारण इसको घोषित नहीं किया गया था। घोषित किया गया 1929 में। लेकिन कांग्रेस क्या सभी का प्रतिनिधित्व करती थी, ये एक प्रश्न था। तो घोषित रूप से कांग्रेस घोषणा करती थी कि हम सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं, और सभी को अपने संगठन में सम्मिलित करने का भी प्रयत्न करती थी। लेकिन वास्तव में जो कांग्रेस का उच्च नेतृत्व था वो मध्यम वर्गीय था, वो बुर्जुआ था, वो जमींदारों से भरा पड़ा हुआ था। तो ऐसे परिस्थिति में जो किसान और मजदूर थे उसका प्रतिनिधित्व कांग्रेस सही रूप में नहीं कर पाती थी। इसीलिए आपने देखा कि किसान आंदोलन चला तो जब बहुत उग्र हुआ तो कांग्रेस ने अपना हाथ वापस ले लिया। मजदूर आंदोलन चला, साथ दी, लेकिन जैसे ही वर्ग संघर्ष पर आंदोलन आता था तो कांग्रेस उससे अपना हाथ वापस ले लेती थी। तो यह उसकी नीति थी, और कुछ हद तक सही भी थी, इसको हम गलत नहीं कह सकते हैं। लेकिन इतना तो सही है, मानना पड़ेगा कि किसानों और मजदूरों का कोई संगठनात्मक ढांचा नहीं था। और वस्तुस्थिति क्या थी कि ये भारतीय जनसंख्या के बहुसंख्यक थे। अधिकांश लोग किसान थे, जो किसान नहीं थे वो मजदूर थे। तो यानी 80% लोग इन लोगों का था। ऐसे में इनको राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल नहीं करना, क्या राष्ट्रीय आंदोलन के राष्ट्रीयता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लग जाता है? तो नौजवान सभा ने महसूस किया कि जब तक किसानों और मजदूरों को संगठित करके राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल नहीं किया जाएगा तब तक राष्ट्रवादी आंदोलन ये नहीं कहला सकता। दूसरा कि युवकों में देशभक्ति की भावना भरना। युवक में सिर्फ राष्ट्रीय भावना का प्रसार नहीं करना, बल्कि राष्ट्रीय भावना के साथ साथ देश पर मर मिटने के लिए विचारधारा को पनपाना, ताकि हम संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजों को बाहर कर सकें। ऐसा क्यों कि यहां पर नौजवान सभा का गांधी जी के अहिंसा और असहयोग, या उसको और एक क्या नाम बोलते हैं, सत्याग्रह, अहिंसा और सत्याग्रह पर इन नौजवान सभा के युवकों को विश्वास नहीं था।
उनका ये कहना था कि कभी भी गांधी के अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से अंग्रेजों से नहीं लड़ा जा सकता। अंग्रेजों से देश को मुक्त नहीं करवाया जा सकता। तो इसलिए नौजवान कांग्रेस से हट करके हमारे पास आए और हम इसमें देशभक्ति की भावना जगाएंगे और उसके बाद युद्ध करेंगे, लड़ाई करेंगे, जिससे डर करके अंग्रेज भारत से भाग जाएंगे। तो ये उनका दूसरा उद्देश्य था। किनका? नौजवान सभा का। वेरी गुड, आपने कहा, इस बात का प्रमाण है कि सुन रहे हैं आप। और तीसरा, सांप्रदायिकता की समाप्ति। आज के दौर में भी ये काफी प्रासंगिक है और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान और प्रासंगिक था। सांप्रदायिकता, जिसको इंग्लिश में कम्युनलिज्म कहा जाता है, ये किसी भी समाज के विकास में एक नासूर है, कैंसर है। इस पर अगर गौर से आप ध्यान दीजिए तो अंग्रेजों के आगमन से पहले जब ब्रिटिशर्स भारत में नहीं आए थे तो भारतीय इतिहास आप पढ़ेंगे ही और पढ़ ही रहे हैं, आगे भी आपका शौक बना रहेगा तो पढ़िएगा। तो आप गौर से देखिएगा तो प्राचीन काल और मध्यकाल दोनों में हम लोगों को जातीय दंगे या सांप्रदायिक दंगे का एक भी एग्जाम्पल नहीं मिलता है। संघर्ष के एग्जाम्पल मिलते हैं, लेकिन वो संघर्ष राज सत्ता के लिए हुआ करता था, उसका स्वरूप राजनीतिक होता था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर के मौर्यों को पराजित करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। इतिहास में पढ़ा दिया जाता है बहुत सारे इतिहासकारों के द्वारा कि एक ब्राह्मण रिवोल्ट था, जबकि वास्तविकता क्या थी कि पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण थे अवश्य, लेकिन अपने दौर में बौद्ध मतों को भी प्रश्रय दिया। इसीलिए सांची का स्तूप इनके दौर में बना, जो एक बौद्ध स्तूप था। अगर बौद्ध धर्म के विरोधी होते तो ये ब्राह्मण वंश के द्वारा स्तूपों का निर्माण नहीं किया जाता। तो हम कुछ एग्जाम्पल देके अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि यह सत्ता का संघर्ष हुआ है, लेकिन जातीय दंगे, सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहां का जो संरचना था, वो संरचना में एक वैज्ञानिक सोच था। और वैज्ञानिक सोच क्या था कि सह अस्तित्व का विचारधारा यहां पाया जाता था। अगर यह सह अस्तित्व का विचारधारा नहीं पाया जाता तो भारत की सभ्यता इतनी लंबी सफर तय ही नहीं करती। जैसे उदाहरण के लिए बताना चाहते हैं हम कि रिंग वैदिक काल को आप लीजिए, पढ़ चुके हैं पहले। रिंग वैदिक काल का जो सामाजिक संरचना था वो उत्तर वैदिक काल में नहीं रहा, परिवर्तन हुआ। कि पहले जो वर्ण व्यवस्था था वो सिर्फ कर्म पे आधारित था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जन्म पे आधारित हो गया। तो क्या ऐसा है कि कर्म पे आधारित वर्ण व्यवस्था का समूल नाश हो गया? आपसे पूछ रहे हैं। अगर कर्म के आधार पर व्यवस्था का समूल नाश हो जाता साहब, तो आज महावीर मंदिर का पुजारी अनुसूचित जाति का नहीं होता। आपको एकदम करंट एग्जांपल दे रहे हैं। और अगर ये भावना होती तो हिंदू समाज के उच्च वर्ण के लोग महावीर मंदिर में उस पुजारी से पूजा नहीं करवाते। तो इससे यह साबित हुआ कि यहां विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं साथ साथ चलने की प्रवृत्ति अति प्राचीन काल से पाया जाता है। थोड़ा सा हमको समय दीजिए, हम आपको स्पष्ट कर दें। अब आइए देखिए, आगे बढ़ते बढ़ते इससे, जिसको आज हम हिंदू धर्म कहते हैं, उस समय के परिवेश में सनातन धर्म कह सकते हैं,
तो जैसे आगे बढ़ा तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक और रिवोल्ट हुआ धर्म के क्षेत्र में, एक और संघर्ष होता है। तो वो संघर्ष क्या कि नास्तिक संप्रदायों का उदय होता है, जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म काफी महत्वपूर्ण थे, आजीवक संप्रदाय। तो क्या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सनातन धर्म का पूर्ण विनाश हो गया? नहीं, नवीन धार्मिक विश्वास भी उभर करके सामने आए और पूर्व के जो धार्मिक विश्वास थे वो भी रहे। फिर उसके बाद 8वीं या 9वीं शताब्दी ईस्वी में शंकराचार्य का उदय होता है। इन्होंने अपने अद्वैत के माध्यम से पुनः हिंदू धर्म को स्थापित किया और बौद्ध धर्म की आलोचना की। तो क्या बौद्ध धर्म का समूल नाश हो गया? एकदम भारत की धरती से एक एक बौद्ध को हटा दिया गया, इसके लिए खून की नदियां बहाई गई? तो ऐसा नहीं देखते हैं। तो ये जो रिंग वैदिक काल से लेकर के 19वीं सेंचुरी तक के भारत का जो संस्कृति का परिचय हमने आपको दिया, यही समन्वित संस्कृति थी, कंपोजाइट कल्चर था। क्लियर? तो ये जो कंपोजाइट कल्चर था, तो ये यहाँ की एक विरासत हो गई, ये यहाँ की मट्टी की खूबी हो गई। यही वजह है कि कोई भी बाहर से आया उससे कोई संघर्ष नहीं हुआ। जितने संघर्ष हुए सब के सब राजनीतिक संघर्ष हुए, और इसमें सत्ता को हथियाने का संघर्ष हुआ है। इसमें जातीय या धार्मिक उन्माद की कोई घटना इस धरती पर नहीं पाई जाती थी। मुगलों के भी पूरे दौर में यही रहा। मुगलों से लड़ाई हुई तो एक पक्ष मुगल होते थे, दूसरे पक्ष राजपूत होते थे। तो कभी कभी राजपूत और मुगल एक तरफ होते थे और दूसरी तरफ मुगलों का ही कोई दूसरा वंशज होता था। युद्धों में बहुत बार आपको देखने को मिला। तब ये सांप्रदायिक विचारधारा आई कहां से? तो ये शुद्ध रूप से पूरी तरीके से 19वीं शताब्दी की देन है। और इसमें हम ये नहीं कहते हैं कि सिर्फ अंग्रेजों की भूमिका थी। अंग्रेजों की भूमिका के साथ साथ कुछ भारतीयों की भी भूमिका थी। उस विवाद में ना पढ़ करके इतना तो तय है कि ये ब्रिटिश शासनकाल की देन है कम्युनलिज्म। सांप्रदायिक सोच, सांप्रदायिक दंगे पूरी तरीके से किसकी देन है? ब्रिटिश शासन की। और ब्रिटिश शासन ने यह बीजारोपण क्यों किया? क्योंकि उनकी सत्ता बनी रहे। अगर यहां के लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो ब्रिटिश पारामौंसी का अस्तित्व भारत में बना रहेगा, ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता का अस्तित्व भारत में बना रहेगा। तो इसलिए नौजवान सभा ने यह महसूस किया कि अगर स्वतंत्रता के लिए ईमानदारी पूर्वक काम करना है, स्वतंत्रता के लिए ईमानदारी पूर्वक काम करना है, तो हमें अपना उद्देश्य सांप्रदायिकता की समाप्ति रखनी चाहिए। इस परिवेश में नौजवान सभा का जो दृष्टिकोण था कि कांग्रेस सांप्रदायिकता को समाप्त नहीं कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस सांप्रदायिक शक्तियों के साथ तालमेल किए हुए है। कांग्रेस का संबंध मुस्लिम लीग से भी है और कांग्रेस का संबंध हिंदू महासभा से भी है। जो हिंदू महासभा के लोग होते हैं वो कांग्रेस के भी सदस्य होते हैं, और जो मुस्लिम लीग के सदस्य होते हैं वो भी कांग्रेस के सदस्य होते हैं। तो ये दोनों दल यानी मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, ये दोनों तो सांप्रदायिक है, और कांग्रेस इसके अस्तित्व को अपने यहाँ सदस्यता देने के क्रम में स्वीकार करती है। तो इसलिए कांग्रेस सांप्रदायिकता से नहीं लड़ सकती है। ये किसका विचार था? नौजवान सभा। तो इसलिए उन्होंने, मैंने नौजवान सभा के युवाओं ने 3 उद्देश्य अपना घोषित किया, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वास्तव में एक सही सोच के साथ राष्ट्रवादी आंदोलन चलाने का श्रेय जो है हम नौजवान सभा को दे सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस की भूमिका एकदम समाप्त हो गई। हम लोग बहुपक्षीय विचारधारा के तहत आज़ादी प्राप्त किए हैं, उसमें किसी के भी योगदान को नकारा नहीं जा सकता है।
एक अध्येता के रूप में इसी तरीके से पढ़ना सही होगा। यहीं पर रुक करके सही समझने की जरूरत है। यह हमने पक्ष वर्णन किया किसका? नौजवान सभा का। इसका मतलब ये नहीं कि नौजवान सभा के जितने लोग थे वो सब गांधी का मर्डर करने के लिए निकल गए थे, है ना भाई। उनके विचारधारा अलग थे, सोच अलग थी। तो भारत को आजादी कोई एक सोच वाले से थोड़ी मिली है। भारत को आजादी आप गौर से देखिए कि डिफरेंट थॉट्स के लोगों ने साथ दिया है। तो ये भी एक इसके सह अस्तित्व का जो इसका कंपोजाइट कल्चर की विशेषता थी इस संस्कृति की, उसी की परिणति थी कि राष्ट्रीय आंदोलन भी एक समन्वित आंदोलन के रूप में विकसित हुआ। बड़ा इंटरेस्ट लगेगा आपको पढ़ने में, इस ढंग से पढ़िएगा तो आप समझ रहे हैं कि नहीं बात को। अभी देश का इतिहास जिस माहौल से गुजर रहा है उस माहौल में इस तरीके से सोच करके नहीं चलिएगा तो फिर पढ़ ही नहीं पाइएगा। अब आइए साहब देखते हैं कि ये तो दो बात हमने देखी, एक स्थापना हुआ, दूसरा उसका सिद्धांत हमने नौजवान सभा के बारे में बताया। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आगे बढ़ते किसने क्या किया, आखिर कौन सा काम किया? खाली भाषणबाजी की, खाली लिटरेचर लिखा? नहीं, धरातल पर आकर प्रैक्टिकली बहुत सारे कार्यों को संपन्न किया। उसमें पहला है कि जो ये मित्रता सप्ताह और काकोरी दिवस आप देख रहे हैं, तो संगठन था तो पंजाब का, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में जो क्रांतिकारी घटनाएं घट रही थी उन घटनाओं से अपने आप को हमेशा जोड़ के रखना चाहता था कि हम उन क्रांतिकारियों से अलग नहीं है बल्कि उनके सहयोगी हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए जो है मित्रता सप्ताह का रूस के लिए के साथ मनाया। रूस में भी क्रांतिकारी घटनाएं घट रही थी, किसानों और मजदूरों का बहुत बड़ा बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था। तो उस विचारधारा से, बोल्शेविकता से ये लोग जुड़े हुए थे, यानी मार्क्सवाद से जुड़े हुए थे। तो मार्क्सवाद से जुड़ाव के लिए नौजवान सभा ने मित्रता सप्ताह मनाया। बात समझ में आ रही? ये काकोरी दिवस जो था, काकोरी अभी थोड़ा देर बाद पढ़ रहे इसी के बाद, ये उत्तर प्रदेश में एक घटना घटी थी डकैती की। तो ये लोग शामिल नहीं थे, वो सब उत्तर प्रदेश के जो क्रांतिकारी थे वो भी शामिल थे, लेकिन नैतिक समर्थन देने के लिए पंजाब में उन्होंने काकोरी दिवस मनाया जिससे उनको नैतिक समर्थन मिले। तो संक्षेप में पहला काम क्या किया कि भारत में या भारत के बाहर जहां भी क्रांतिकारी घटनाएं घट रही हैं उन सभी घटनाओं को नैतिक समर्थन देने का काम नौजवान सभा ने किया और इसके लिए मित्रता सप्ताह और काकोरी दिवस के रूप में मनाया। कोई कंफ्यूजन? आगे देखिए कि साइमन कमीशन का बहिष्कार का निर्णय लिया। साइमन कमीशन एक बहुत बड़ा लंबा टॉपिक है जो अलग से हम पढ़ाएंगे आपको। यहां संक्षेप में बताना चाहते हैं वो ये कि ब्रिटिश शासन ने भारत के शासन व्यवस्था की जांच के लिए 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन एक 8 सदस्यीय सर जॉन साइमन के नेतृत्व में बनाई और ये कमीशन 1928 ईस्वी जब आया तो चूंकि कोई भारतीय इसमें शामिल नहीं था इसलिए भारतीयों ने इसके बहिष्कार की घोषणा की। जब बहिष्कार की घोषणा की तो नौजवान सभा ने भी इसका बहिष्कार का घोषणा किया और उस समय लाला लाजपत राय अमेरिका से वापस आ गए थे और काफी ज़ईफ थे लेकिन नौजवानों से काफी प्रभावित थे। इसलिए लाहौर में, पंजाब की राजधानी आज अमृतसर है, उसमें अमृतसर नहीं थी, उसमें कहाँ थी? लाहौर, जो अब पंजाब में चला गया, सॉरी पाकिस्तान में चला गया। तो उस लाहौर में प्रदर्शन हो रहा था, तो उसी प्रदर्शन का आयोजन नौजवान सभा ने किया था जिसका नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। और 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाजपत राय पर पुलिस की डंडे बरसने लगे और हर डंडे पर लाजपत राय कहते थे कि मेरे शरीर पर पड़ा ब्रिटिश शासन का एक एक डंडा ब्रिटिश ताबूत में एक एक कील साबित होगा। और इसके बाद लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इसका बदला लिया गया और एक अंग्रेज एसपी और उसके रीडर चरण सिंह को जो है वो मार डाला गया, जिसके वजह से इन लोगों को फांसी पड़ी थी। फिर ट्रेड डिस्प्यूट बिल
केंद्रीय धारा सभा में प्रस्तुत हो रहा था, जिसका इस सभा के भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दो लोग जो थे वो विरोधी थे और वो लोग मेंबर भी थे धारा सभा के। तो इन लोगों का था कि हम कितना भी जुबान से बोलेंगे तो ये लोग नहीं सुनेगा, तो उन लोगों ने क्षति ना पहुंचाने वाला एक बम बनाया, मतलब फोड़ भी दे तो किसी को नुकसान नहीं हो, क्षति नहीं हो, और कम पावर का बनाया और केंद्रीय धारा सभा में खाली बेंचों पर उसको फेंक दिया, जिससे बड़ी तेज आवाज हुई। तो कहा कि हमने बहरों को सुनाने के लिए यह बम फेंका था। तो ऐसी परिस्थिति में साहब अंततः भगत सिंह, सुखदेव और बटुकेश्वर दत्त को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी पर चढ़ा दिया गया और इस ढंग से जो नौजवान सभा था उसकी गतिविधि इस तिथि के बाद समाप्त हो गई। क्लियर? तो हम समझते हैं कि पूरा पंजाब में जो क्रांतिकारी घटनाएं थी, सब्जेक्टिवली और ऑब्जेक्टिवली आप पूरी तरीके से सक्षम हो गए हैं इसको समझने और लिखने में। आगे बढ़े। अब दूसरा जो है क्षेत्र जहां क्रांतिकारी घटनाएं घटेंगी वो होगा उत्तर प्रदेश। प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश का नाम आप लोग नहीं देखे होंगे, देखे थे? नहीं ना। देखिए बीपीएससी में फिर सिलेबस चेंज होने वाला है, पता है कि नहीं? परीक्षा की परिपाटी सिलेबस जो कह दीजिए, इसलिए कब क्या हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं है, रहेगा वही सब जो चीज है, घटनाएं घटी हैं। तो हम लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखें और उससे कोई हम लोग को हानि नहीं होने वाला है। जहां तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, तो यहां जो क्रांतिकारी आंदोलन हेतु जो संगठन बना था, जो ऑर्गेनाइजेशन बना था, उस संगठन का नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्या नाम था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये सब नाम याद करते हुए चलिए। एसोसिएशन, ठीक है। इसके जो संस्थापक थे उनमें जो नाम था शचीन्द्रनाथ सान्याल, दूसरा नाम था जगदीश चंद्र चटर्जी, और तीसरा नाम था राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। और साथ ही साथ ये तो तीन नेता काफी महत्वपूर्ण थे। इसके अलावा नए नेताओं में जो शामिल हुए, इसमें स्थापित हो जाने के बाद जब ये स्थापित हो गया, इसके बाद जो नया नेता सम्मिलित हुए, और ये भी हुआ वर्ष इसका 1924 ही था। नए नेताओं में जो नाम आता है उसमें भगत सिंह,
उसके बाद शिव वर्मा, उसके बाद सुखदेव, उसके बाद था भगवती चरण बोहरा, ये सब नया नेता शामिल होते हैं। और इसमें एक नाम छूट गया है, अशफाकुल्ला खां, तो उसको इसे मेंशन कर देते हैं, अशफाकुल्ला खां। ठीक है। इसकी विशेषता ये थी कि इसकी शाखाएं जो थी, नौजवान सभा का सिर्फ पंजाब तक सीमित था, लेकिन इसकी शाखाएं यानी किसकी, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की शाखाएं जो थी जल्द ही बंगाल, बिहार, दिल्ली, पंजाब और मद्रास, बंगाल, बिहार, दिल्ली, पंजाब और मद्रास, इन क्षेत्रों तक फैल गई। यानी विस्तार के दृष्टिकोण से जो है वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ज्यादा फैली हुई थी। अब देखिए उद्देश्य पर आते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। जिस तरीके से नौजवान सभा का उद्देश्य हम लोगों ने देखा, उसी तरीके से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का भी उद्देश्य देखेंगे। उसमें पहला था गांधीयन विचारधारा का विरोध, विचारधारा का विरोध, जैसे उन लोगों ने किया था। दूसरा, स्वतंत्रता हेतु प्रत्यक्ष कार्रवाई, स्वतंत्रता हेतु प्रत्यक्ष कार्रवाई। और तीसरा, धन समाजवादी विचारधारा। और चौथा के डकैती करना। अब इसकी प्राप्ति हेतु काकोरी कांड को संपन्न किया गया। जो काफी मशहूर है। यह कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को। इसमें क्या था कि सहारनपुर और लखनऊ, सहारनपुर और लखनऊ के बीच एक स्टेशन था जिसका नाम है काकोरी। ठीक है। इसी काकोरी में 8 अप गाड़ी थी, 8 अप ट्रेन था। इस ट्रेन में सरकारी खजाना था और इसी
सरकारी खजाना था, और इसी सरकारी खजाना को क्या किया गया, लूट लिया गया। जिन लोगों ने इसको संपन्न किया था उसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे। नेताओं में अलग पेन से लिख देते हैं ताकि स्पष्ट हो। राम प्रसाद बिस्मिल थे। उसके बाद अशफाकुल्ला खां थे। उसके बाद सचिंद्र बख्शी थे। उसके बाद राजेंद्र लाहिड़ी थे। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद थे। और फिर भगत सिंह थे। इनमें से जो राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाकुल्ला, इनको फांसी दे दी गई और इनको आजीवन कारावास दिया गया। चंद्रशेखर आजाद को जो है वो इलाहाबाद के इल्बर्ट पार्क में पुलिस के गोली से चली तो फिर अपने गोली इन्होंने मार के अपनी हत्या कर ली। इसीलिए इल्बर्ट पार्क को आज़ाद पार्क कहा गया। उनके सम्मान में उस समय जितने भी शहर थे, जिला मुख्यालय था, और अगर वहाँ खाली जगह थी तो उसमें पार्क में कन्वर्ट करके उसका नामकरण आज़ाद पार्क रखा गया। आपके गया शहर में भी आज़ाद पार्क, तो इन्हीं चंद्रशेखर आज़ाद की स्मृति में। क्लियर? तो समझते हैं इसको कि उत्तर प्रदेश जिस तरीके से पंजाब में नौजवान सभा का था, उत्तर प्रदेश में जो ऑर्गेनाइजेशन था वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसी में 1928 में, यानी 1928 में, यहां पर लिख देते हैं 1928 में, इसमें एक नया शब्द जोड़ा गया, समाजवाद। यानी 24 में इसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, 28 में इसका नाम हो गया हिंदुस्तान समाजवादी रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये माइनर चीज एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिवली, वस्तुनिष्ठ आधार पे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। संस्थापक में नाम आते हैं 4, जो सचिंद्रनाथ सान्याल, जगजीत सिंह चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां। और नए नेता बाद में जुड़े, उसमें भगवत सिंह, शिव वर्मा, सुखदेव और भगवती चरण वोहरा। इनकी शाखाएं उससे बहुत ज्यादा बढ़ गई कि उत्तर प्रदेश के अलावा बंगाल, बिहार, दिल्ली, पंजाब, मद्रास तक फैली हुई थी। उद्देश्य इसका और व्यापक था। जैसे नौजवान सभा का था कि गांधीयन फिलॉसफी पे यकीन नहीं करते थे, तो उसी ढंग से ये भी यकीन नहीं करते थे। वो प्रत्यक्ष कार्रवाई पर यकीन करते थे, ये भी करते थे। समाजवाद इनका भी उद्देश्य था, उनका भी उद्देश्य था। और सबसे बड़ी बात कि ये डकैती करना चाहते थे, फंड इकट्ठा, कि हम जो काम करेंगे अंग्रेजों को भगाने के उसके लिए धन चाहिए, तो धन कहाँ से आएगा, तो उसकी प्राप्ति जो है हम डकैती के माध्यम से करेंगे। और इसके लिए काकोरी कांड को अंजाम दिया गया। कब? तो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। क्या था? तो काकोरी एक स्टेशन है, किसके किसके बीच है, तो सहारनपुर और लखनऊ के बीच में है। 8 अप ट्रेन मालगाड़ी थी, 8 अप ट्रेन मालगाड़ी थी, उस पर सरकारी खजाना जा रहा था, जिसको लूट लिया। लूटने वालों में इतने सारे नाम है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, सचिंद्र बख्शी, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर और भगत सिंह। इसमें सभी पकड़े गए, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला को फांसी दी गई और इनको जो है आजीवन कारावास दिया गया। बाकी
भगत सिंह को आप देखा कि फांसी पड़ेगी किसके वजह से, तो लाहौर षड्यंत्र की वजह से, और चंद्रशेखर खुद जो है वो सुसाइड कर लिए थे एल्बर्ट पार्क में। तो इस तरीके से छात्रों जो द्वितीय चरण था में जो उत्तर प्रदेश की भूमिका थी वो हमने आपको पढ़ाया। अब एक बंगाल बच गया है, तो इसको आप स्नैप कर लीजिए, उसके बाद हम पढ़ाते हैं आगे। क्षेत्र था वो था बंगाल, ठीक है। Yes. अभी आपने देखा दो क्षेत्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश। अब ये तीसरा क्षेत्र है बंगाल। तो देखिए, आप जैसा कि पहले जानते थे कि बंगाल में जो क्रांतिकारी दल था वो वास्तव में 3 भागों में बटा हुआ था। कितने में? 3 भागों में विभाजित था। उसमें एक जो भाग था उसको हम लोग बोलते थे युगांतर गुट। दूसरा को बोलते थे अनुशीलन गुट। और तीसरे को बोलते थे सूर्यसेन गुट। जो युगांतर गुट था वो सुभाष चंद्र बोस को मानता था। जो अनुशीलन गुट था जो वो J.M. सेन गुप्ता को मानता था। J.M. सेन गुप्ता। और जो सूरसेन गुट था वो सूरसेन को मानता था। इसमें सूरसेन का जो गुट था वो काफी प्रभावशाली था। माने असल क्रांतिकारी घटनाओं को जो अंजाम दिया वो किसने दिया? सूरसेन गुट ने। ठीक है। सूरसेन के जो समर्थक थे इनको मास्टर दा भी कहते थे, क्योंकि ये टीचर थे, ठीक है ना। के जो समर्थक थे उनमें जो नाम आता है अनंत सिंह, उसके बाद गणेश घोष, उसके बाद लोकीनाथ बाउल, और इनके द्वारा ये जो देख रहे हैं इनके द्वारा इंडियन रिपब्लिक आर्मी चटगांव, हाँ, इंडियन रिपब्लिक आर्मी
चटगांव चटगांव, बांग्लादेश। के बैनर तले शस्त्रागार को लूटा गया। सैनिक शस्त्रागार प्लस टेलीग्राफ प्लस रेल सेवा, इसको लूटा गया और टेलीग्राफ और रेल सेवा को बाधित किया गया। इस संपूर्ण काम में 65 लोग शामिल थे। कितना? 65 लोग। अब देखिए आगे क्या होता है कि जब ये घटना घट गई तो जो सूरसेन थे वो जलालाबाद की पहाड़ियों में जाकर छुप गए। पहाड़ियों में चले गए। ठीक है। और यहां जो ब्रिटिश फौज से संघर्ष हुआ इस संघर्ष में 80 ब्रिटिश फौज 80 ब्रिटिश फौज और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 12 क्रांतिकारी क्या हुए? मारे गए। सोलह फरवरी 1933 ईस्वी को सूरसेन गिरफ्तार किए गए और उसके बाद 12 फरवरी 1934 को यानी एक साल बाद उन्हें फांसी दे दी गई सूरसेन को। इसमें महिलाओं की भी भूमिका थी। महिलाओं में जो नाम आता है वो काफी महत्वपूर्ण है। उसमें पहला नाम प्रीतिलता वाडेदार का आता है। प्रीतिलता वाडेदार, इनका क्या भूमिका था कि रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारा था छापा के दौरान इनकी मृत्यु भी हो गई थी। दूसरा नाम जो आता है कल्पना दत्ता। ये सूरसेन के साथ गिरफ्तार हुई थी। और इन्हें फांसी तो नहीं पड़ा लेकिन आजीवन कारावास हुआ।
उसके बाद अगला है शांति घोष और सुनीति चौधरी। शांति घोष और सुनीति चौधरी। इन दोनों के साथ एक बात जुड़ी हुई है कि जिलाधिकारी को गोली मार दी थी चटगांव पे, और जिलाधिकारी क्या हुए थे, मर गए थे। और एक अंतिम नाम है बीना दास। सारे नाम काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिवली, तो इसलिए सबको आपको याद करना है। इनका क्या था कि गवर्नर को गोली मारी। कंपटीशन। तो इस तरीके से सारी घटनाएं, मैंने आप लोग के पुरुषत्व पर प्रश्न लगा दिया था इन महिलाओं में, हम लोग नहीं थे। और आप लोग नहीं थे। चलिए, तो छात्रों, हम लोग ने पंजाब के क्रांतिकारियों की गतिविधियों को देखा, उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों की गतिविधियों को देखा। अब हम लोग बंगाल के क्रांतिकारियों की गतिविधियों को देखने जा रहे हैं। तो उस पीरियड में बंगाल में 3 दल थे। ये युगांतर और अनुशीलन तो आप नाम पहले से सुनते होंगे। ये प्रथम चरण में ही बंगाल में बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने अनुशीलन समिति बनाया था, याद होगा आपको, 1907 में। और साथ ही साथ युगांतर समिति भी चल रहा था। तो ये सक्रिय थे, खत्म नहीं हुए थे। और युगांतर गुट सुभाष चंद्र बोस को प्रणेता मान रहा था, और अनुशीलन समिति J.M. सेन गुप्ता को। इसमें इन लोगों ने टैगार्ड की हत्या भी की थी। गुट अलग था, कोई ऐसा मन बटा हुआ नहीं था, सिर्फ नेता को लोग अलग अलग मान रहे थे, लेकिन सभी लोग थे एक एक। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम जो किया वो सुरसेन के गुट ने। ये वहां के यानी चटगांव के मास्टर थे, इनका बड़ा इज्जत था। गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया था, तो उस असहयोग आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया था, जिसमें बाद में चल के इन्हें गिरफ्तार भी किया गया। 2 साल की सजा हुई सुरसेन को। जब सुरसेन 2 साल की सजा काट करके जेल से बाहर आए, तो उन्होंने सक्रिय क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना शुरू किया। चूंकि टीचर थे और अच्छा पहुंच था, तो इसीलिए सम्मान की दृष्टि से देखाते थे, और कोई भी व्यक्ति इन्हें सुरसेन नहीं कहता था, बल्कि मास्टर दा कहता था। बंगाली भाषा में दा जो है सम्मान सूचक शब्द है, माने भाई। तो जब इन्होंने शुरू किया, तो आनंद सिंह, गणेश घोष और लोकीनाथ बाउल, ये इनके सहयोगी के रूप में उभर के। बाउल एक जनजाति है जो बाउल लोक नृत्य करती है। ढोलक देखते होंगे बजाता होगा, तो बाउल लोक नृत्य, उस पर आदमी डांस करता है। तो वही इनके बैनर तले इन्होंने बनाया ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम था इंडियन रिपब्लिकन आर्मी चटगांव। इसका उद्देश्य क्या था कि हम शस्त्रागार लूटे। शस्त्रागार लूटने के लिए इन्होंने टेलीग्राफ सेवा को बाधित करवाया, रेल सेवा को बाधित किया, और जो चटगांव का शस्त्रागार था उसको लूट लिया। इस लूट में 65 लोग शामिल थे, 65। और उसके बाद क्या हुआ कि स्वाभाविक सी बात है, ब्रिटिश पुलिस तो बैठी नहीं रहेगी, तो ये जलालाबाद भाग गए। लेकिन ब्रिटिश फौज वहां भी गई, दोनों में मुकाबला होता है। इसमें इतने ताकतवर थे कि 80 लोगों ब्रिटिश फौज की हत्या कर दी, और क्रांतिकारी में सिर्फ 12 ही मारे गए। तो एक बहुत बड़ी सफलता थी। लेकिन अंततः सत्ता के सामने सारी शक्ति फीकी होती, वो यहाँ भी हुई कि 16 फरवरी को गिरफ्तार कर लिए गए, और 12 फरवरी को 1934 ईस्वी को इनको फांसी दे दी गई। इसमें महिलाओं की काफी अग्रणी और महत्वपूर्ण भूमिका रही, जो अन्य जगहों पर या पिछले चरण में हमको दिखने को नहीं मिलता है। उसमें 4 नाम
5 नाम आपको याद करना है। प्रीतिलता वाडेकर, इसने रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारा था और वहीं बम विस्फोट एक्सप्लोजन के दौरान मारी गई थी। कल्पना दत्ता सूरसेन के साथ पकड़ी गई थी। सूरसेन को तो फांसी हो गया, लेकिन इनको आजीवन कारावास हो गया। शांति घोष और सुचिति चौधरी जो चटगांव के जिलाधिकारी थे, उनको बहुत निकट से गोली मारा, जिलाधिकारी मारे गए। स्वाभाविक सी बात है कि इनको भी फांसी पड़ गई। बीना दास, ये गवर्नर जो वहाँ का था बंगाल का, वो दीक्षांत समारोह जो यूनिवर्सिटी में होता है, ढाका यूनिवर्सिटी में जब हो रहा था, तो उसको निकट से गवर्नर को गोली मारी बीना दास ने। इस तरीके से इनकी भी यही लीला समाप्त हो गई। तो ये था छात्रों एक लंबे क्लास लेकर के, लगभग 4 क्लास हुआ आपका, और इसमें हमने पूरे क्रांतिकारी आंदोलन को, जो राष्ट्रीय आंदोलन का महत्वपूर्ण भाग है, वो समझाने में सफल रहे। हम समझते हैं कि आप भी इसको समझ पाए होंगे। समय समय पर इसको देखते रहिए, इसको वीडियो को। इसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये नहीं कि यूपीएससी का ऑप्शनल पेपर के लिए है, जीएस के लिए भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो दूसरे एग्जामिनेशंस होते हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, और इसमें से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे तो किसान आंदोलन पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।